नमस्कार। आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे वह है नेपाल संकट। कल नेपाल में जेएनजी के लोग सड़क पे आ गए, सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया, हिंसक प्रदर्शन किया। यहाँ तक स्थिति आ गई कि वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति, सारे मिनिस्टर्स, इन सबको एयरलिफ्ट करा के उस देश से निकालना पड़ा, गुप्त स्थान पर ले जाना पड़ा, तब जाके उनकी जान बची। इतना ही नहीं हुआ, पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ की पत्नी को आंदोलनकारियों ने जिंदा जला दिया। तो यह आक्रोश था, यह आक्रोश जेएनजी के लोगों का था। फौरी तौर पे, तात्कालिक तौर पे इस आंदोलन का जो कारण था वह केपी शर्मा ओली, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, अब तो इस्तीफा दे दिया। केपी शर्मा ओली की नीतियाँ थी, गलत नीतियाँ थी, जिसका रिएक्शन था। उनके ऊपर आरोप था कि वो मनमाना कर रहे हैं, उनके ऊपर आरोप था कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, उन पर आरोप था कि वहाँ एक सुविधाभोगी वर्ग बन गया है जो सारी सुविधाओं का, सारे एमिनिटीज़ का, सारे लाभों का उपभोग कर रहा है और बाकी समाज वहाँ का वंचित है। यही नहीं, केपी शर्मा ओली की सरकार पर यह भी आरोप था कि वहाँ का जो नेपाली समाज है उसके मूल कैरेक्टर को छोड़ के, उसकी उपेक्षा करके और नए ऐसी बातों को स्वीकार किया जा रहा है या थोपा जा रहा है जो वहाँ समाज और संस्कृति का मूल भाग नहीं है। यही नहीं, केपी शर्मा ओली पर यह भी आरोप था कि केपी शर्मा ओली की जो नीतियां हैं वह नेपाल को बिल्कुल चीन की गोद में बिठाना चाहते हैं, पूरी तरह से चीन के सामने सरेंडर करना चाहते हैं और जो परंपरागत सामाजिक सांस्कृतिक रूप से एक वैभवशाली परंपरा का हिस्सा रहा है भारत नेपाल के साथ, उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। तो इन सारे आरोपों, यही नहीं, केपी शर्मा ओली पर यह भी आरोप था कि 4 बड़े बड़े घोटाले हुए थे और तमाम घोटालों में उनके सरकार और उनके जो मंत्रिमंडल के लोग हैं वो लिप्त थे। यही वहाँ जेएनजी के साथ ही साथ एक और नैरेटिव चल रहा था, सोशल मीडिया पे खूब चल रहा था। यही कारण है जो फौरी तौर पे उन्होंने, उनके खिलाफ जो विद्रोह हुआ कि उन्होंने सोशल मीडिया पे प्रतिबंध लगा दिया। पहले तो सारे सोशल मीडिया हैंडल से कहे गए कि आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे सब पे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा गया और फिर एकाएक सब पे प्रतिबंध लगा दिया गया, रोक लगा दी गई। सोशल मीडिया पे जो जेएनजी के लोग हैं उसके बीच एक नैरेटिव चल रहा था कि वहाँ एक नेपो बेबी का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा था बड़ा तेजी से। तो नेपो बेबी का कॉन्सेप्ट क्या था? नेपो बेबी का मतलब कि नेपाल के जो कुलीन घराने हैं, जो राज परिवार है, या राज परिवार से मतलब कि जो मंत्रिमंडल के लोग हैं, राजनेताओं के बेटा बेटी हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बेटा बेटी हैं, वो एक विलासतापूर्ण जीवन जी रहे हैं, जबकि नेपाल का बड़ा हिस्सा, समाज का बड़ा हिस्सा सारी सुविधाओं से वंचित है। उनको बेसिक कम्युनिटीज़ उपलब्ध नहीं है, वहाँ रोजी रोजगार की व्यवस्था नहीं है, वहाँ जो महंगाई की दर है वह 5.5 के ऊपर जा रही थी, जो वहाँ बेरोजगारी की दर है वो लगभग 11% के आसपास थी, अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी। तो इन सब सारे कारणों से और विशेष रूप से जो पेंडेमिक था, जो कोरोना का काल था, उस कोरोना काल के बाद से नेपाल की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बेपटरी हो गई थी और फिर चीन की जो दखल है हाल के वर्षों में बढ़ी और केपी शर्मा ओली की जो सरकार है वो चीन की बिल्कुल गोद में जाके बैठ गई थी। तो चीन की तो यह प्रवृत्ति रही है कि वह जहाँ जहाँ चीन पहुँचा है वहाँ की सरकारों को अस्थिर कर दिया है और जिसका रिजल्ट बाद में यह है कि वहाँ की सरकार का पतन हो गया है। आप नेपाल को देख लीजिए, बांग्लादेश में भी इसी तरह का हस्तक्षेप कर रहा था। तो जगह जगह पे चीन का ये रोल रहा है। वहाँ के राजनेताओं पर, नेपाल के राजनेताओं पर जो जेएनजी के लोग हैं वो नेपोटिज्म, करप्शन, इन सब का आरोप लगा रहे थे। वो मांग कर रहे थे कि जो बड़े बड़े घोटाले में उनकी जांच कराई जाए और जो दोषी लोग हैं उनको सजा दिया जाए। तो ये सब तो हो नहीं रहा था। उसके उल्टे क्या हो रहा था कि जो केपी शर्मा ओली की सरकार है वह जनमत के विरुद्ध मनमाने निर्णय ले रही थी। तो इस सब की परिणति थी कि वहाँ ये घटनाक्रम घटित हुआ है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ जो घटनाक्रम घटित हुआ है, क्या ये नेपाल में महज जेएनजी के लोगों का एक आक्रोश था या इसके कुछ बृहत्तर संदर्भ है? अगर बृहत्तर संदर्भों को तलाशेंगे तो वहाँ पे जो चीन की दखल थी और चीन और अमेरिका की जो राइवलरी है, शीत युद्ध के पूरे दौर में अमेरिका ने क्लोज आई रख रखी थी। तो क्या इस तरह की कुछ शक्तियों का भी रोल रहा है?
क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे झालानाथ हों या प्रचंड हों पूर्व प्रधानमंत्री, या वहाँ के माल हों या वहाँ के मीडिया हाउसेस हों, या वहाँ का जो हिल्टन होटल है, जिसे माना जाता है कि हिल्टन होटल के बारे में ये परसेप्शन चलता है कि वो केपी शर्मा ओली का उसमें शेयर है, काफ़ी बड़ा पैसा लगा हुआ है। अभी पिछले ही साल उसका उद्घाटन किया था इन्होंने, केपी शर्मा ओली ने। तो इस तरह की चीज़ें थी कि क्या इसमें कुछ बाहर की फोर्सेस है, और अगर फोर्सेस हैं तो इसका प्रभाव भारत पे क्या पड़ना है। तो मुख्य रूप से इसका ये, क्योंकि जियो पॉलिटिकली दृष्टि से अगर हम देखें तो नेपाल भारत का एक स्ट्रेटजिक पार्टनर है, और इस दृष्टि से स्ट्रेटजिक पार्टनर है कि पहले तो तिब्बत और भारत के बीच वह बफर स्टेट था, लेकिन जब चीन ने तिब्बत पर अधिकार जमा लिया, कब्जा कर लिया, तो अब वह नेपाल चीन और भारत के बीच एक बफर स्टेट का काम करता है। तो चीन की दृष्टि हमेशा से उस पर रही है, क्योंकि वह भारत के पड़ोसियों में, जो पड़ोसी देश हैं उनमें दखल दे के वहाँ की सत्ता को प्रभावित करके, अपने अनुकूल सत्ता स्थापित करके वह भारत को प्रभावित करने, भारत पर नकेल रखने या भारत को चेक करने की कोशिश करता रहा है। तो यह जानना होगा कि भारत पर इसका क्या असर होगा। तो सबसे पहले हमें जानें कि नेपाल और भारत की जो साझा विरासत है वो क्या है, कैसे संबंध है। अगर हम प्राचीन काल से चलें, अशोक के समय से, तो आप जानते हैं ललिता पाटन नामक राज्य की स्थापना अशोक ने अपने समय में नेपाल में की थी। फिर लिच्छवी वंश, ठकुरी वंश एक समृद्ध परंपरा है। फिर वहाँ के राजघरानों के शादी विवाह भारत के राजघरानों में होती रही है, या भारत के लोगों से वहाँ के लोगों से जो एक सामाजिक अंतरक्रिया है वो होती रही है। भारत के देवी देवता भारत के लोगों के, भारत के समाज के देवी देवता वहाँ के लोगों के, वहाँ के समाज के देवी देवता सब एक हैं। जो यहाँ पूज्य हैं वही वहाँ पूज्य हैं। पशुपतिनाथ मंदिर इसका उदाहरण है कि वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर का जितना स्थान वहाँ के समाज में है, उतना ही स्थान भारत के समाज में। भारत के लोग यहाँ से जाते हैं वहाँ दर्शन करने, यहाँ तक कि पशुपतिनाथ मंदिर में जो पुजारी होता है वो भारत का भारतीय ही होता है। एक समृद्ध परंपरा रही। तो नेपाल पहाड़ियों में बसा एक दुनिया के हाई एल्टीट्यूड पर बसे, सबसे हाई एल्टीट्यूड पर बसे देशों में से एक है। और यह भी बात है कि जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो अंग्रेज नेपाल पे कभी प्रशासनिक तौर पर उसको अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं लिए। यह अलग बात है कि जो भी अंग्रेज शासक भारत में रहा, जो अंग्रेज प्रशासनिक अफसर यहाँ रहे, वह निश्चित रूप से नेपाल की सरकार को प्रभावित करते रहे, वहाँ की सत्ता को प्रभावित करते रहे। जो नेपाल की सरकार है, नेपाल की सरकार में नेपाल और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई हुई जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे। यह अलग की बात है, नेपाल कभी पराजित होकर उनका गुलाम तो नहीं हुआ, लेकिन लड़ाई में नेपाल को अपनी कुछ ज़मीन अंग्रेजों के हाथ जरूर खोनी पड़ी, और नेपाल उनसे प्रभावित भी रहा अंग्रेजों से, लेकिन वो कभी गुलाम नहीं रहा। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच में एक दूसरे तरह के रिश्ते देखे जाने लगे। बल्कि प्रणब मुखर्जी साहब, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने तो अपनी किताब में यहाँ तक लिखा है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद नेपाल ने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से यह निवेदन किया कि नेपाल को भारत का एक राज्य बना दिया जाए, और नेहरू जी ने मना कर दिया। अपनी किताब में उन्होंने लिखा है माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स। अब यह कितना सत्य है कितना सत्य नहीं है, यह परीक्षण का विषय हो सकता है, लेकिन यह सच है कि नेपाल और भारत के रिश्ते बहुत करीब और बहुत क्लोज रहे हैं। तो सन 1950 में भारत और नेपाल के बीच में एक शांति और मैत्री का समझौता हुआ, जिसके तहत यह सुनिश्चित किया गया कि भारत के लोग और नेपाल के लोग एक दूसरे के देशों में बिल्कुल वैसे ही आ जा सकते हैं, रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं, जैसे वो अपने अपने देशों में रहते हैं, निवास करते हैं, रोजी रोजगार पाते हैं, एक दूसरे के देशों में व्यापार कर सकते हैं। तो एक दूसरे के लगभग एक जैसे देश के, मतलब मुक्त एरिया आप कह सकते हैं, भारत और नेपाल के बीच में रहा है, और इसका रिजल्ट भी देखने को रहा है। वहाँ जो रक्सौल का एरिया है, बॉर्डर है, आप देखिए
रक्सौल का जो बॉर्डर है वहाँ उस पार के लोग इस पार मार्केटिंग करने आते हैं, दवाई लेने आते हैं, रोज़मर्रा के सामान खरीदने आते हैं। तो एक बड़ा ही करीबी रिश्ता रहा है। 1950 में जो मैत्री और शांतिपूर्ण समझौता किया गया, यह समझौता दोनों देशों के इस एकता पर, सांस्कृतिक साझापन और सामाजिक साझेपन पे एक तरह की मुहर थी। लेकिन बाद के वर्षों में भारत और नेपाल के संबंध कटु होने लगे। यद्यपि नेपाल के आर्थिक स्थिति के पुनर्निर्माण का कार्य, चाहे कोसी बांध बनाना हो, भारत ने बड़ा पैसा 37 करोड़ रुपया लगा के उस समय वो बांध बनाने का कार्य किया, जिससे वहाँ बिजली पैदा होती है, वहाँ के लोग इरिगेशन और लाभान्वित होते हैं। वहाँ आधारभूत ढांचे के निर्माण का कार्य हो, वहाँ रोड निर्माण का कार्य हो, और सबसे महत्वपूर्ण वहाँ की सेना के संगठन का कार्य हो, वहाँ के सेना को टेक्निकल ट्रेनिंग देने का कार्य हो। इस तरह के सारे कार्य भारत करता रहा है। समय समय पर बड़ी मात्रा में आर्थिक रूप से सहयोग करता रहा है, और इसको हम इस तथ्य से समझ सकते हैं कि आज भी जो नेपाल का विदेश व्यापार है उसमें 66% योगदान भारत का है। जो नेपाल में विदेशी निवेश है उसमें अकेले 46% योगदान भारत का है। लेकिन नेपाल में बीच में जो सत्ता के संकट आते रहे, सरकार के विरुद्ध जन आंदोलन खड़े होते रहे, कुछ उसमें प्रायोजित, कुछ स्वतः स्फूर्त, इन सब ने भारत और नेपाल के संबंधों को विपरीत रूप में प्रभावित किया। सन 2008 में आके वहां राजशाही खत्म हो गई। हाँ, एक बात यह भी जानना जरूरी है कि जो नेपाल इस तरह से चलता रहा, तो आधुनिक नेपाल की स्थापना हम बता दें, इस बीच में प्रासंगिक होगा कि सन 1769 में पृथ्वी नारायण शाह ने आज का जो एकीकृत नेपाल है इसकी स्थापना की। काठमांडू, ललिता राज्य और इस तरह के और एक आध दो राज्यों को मिला के उन्होंने बृहत्तर नेपाल की स्थापना की, जो आज का नेपाल है। और लगभग 250 वर्षों तक शाह वंश नेपाल पर शासन करता रहा। कुछ समय के लिए राणा वंश भी आया, और यह वहाँ लोकतंत्र के पक्ष में आवाज उठती रही, और भारत की भी इच्छा थी कि वहाँ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली स्थापित हो। फाइनली सन 2008 में आके वहाँ राजशाही का अंत हो गया और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली स्थापित की गई। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण घटना और घटी कि दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था नेपाल, उसके हिंदू राष्ट्र के स्टेटस को खत्म कर दिया गया और उसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया नेपाल को। 2008 से ऐसा रहा और शक्तियां संसद के पास चली गई। सन 2015 में पुनः एक परिवर्तन हुआ, और 2015 में जो परिवर्तन हुआ वो उसने नेपाल को संघीय शासन प्रणाली के रूप में स्टेब्लिश किया, जहाँ पे 7 प्रांत बनाए गए और संघीय शासन प्रणाली के द्वारा वहाँ की शासन व्यवस्था को पुनर्गठित करने का कार्य किया गया। लेकिन चीन का जो दखल था, वह चीन का दखल उसने भारत और नेपाल के रिश्तों को कट किया। फिर जो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी थी वह चीन के प्रभाव में कार्य करती रही, और उसका परिणाम यह हुआ कि चीन के प्रभाव में कार्य करते करते वह भारत के विरोध पे आ गए। भारत के खिलाफ अपने ही जनमानस में एक दुष्प्रचार का कार्य शुरू कर दिया, अपने जनमानस को बदनाम करने का कार्य शुरू कर दिया, अपने जनमानस में भारत को की तस्वीर को खराब करने का काम शुरू कर दिया। तो भारत और नेपाल के रिश्ते कटु होते चले गए, और बीच बीच में भारत ने इन रिश्तों के सुधारने का कार्य किया। जैसे सन 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और इन्होंने जब नेपाल की यात्रा की, तो इन्होंने नेपाल के लिए हजारों करोड़ नेपाली रुपए के अनुदान की घोषणा की। वहाँ एक नए सड़क निर्माण की घोषणा की, वहाँ के उद्योगों के पुनर्निर्माण की घोषणा की, और तमाम सारे आश्वासन दिए। लेकिन जल्दी ही वह स्थिति बदल गई। 2015 में नेपाल ने चीन के साथ काठमांडू लहासा मार्ग के निर्माण की घोषणा कर दी। अब काठमांडू लहासा मार्ग का अगर निर्माण होता है तो वह भारत के स्ट्रेटेजिक स्थिति को सीधे प्रभावित करेगा। चीन की दखल भारत के दरवाजे तक होगी। भारत ने इसका विरोध भी किया। यही नहीं,
चीन ने नेपाल को बड़ी मात्रा में फंडिंग की। नेपाल की जो सेना है या नेपाल की जो प्रशासनिक मशीनरी है उसमें चीनी लोग या चीनी एजेंट बड़ी मात्रा में घुसपैठ कर गए, उनको घुसाया गया। भारत के विरुद्ध एक परोक्ष युद्ध की शुरुआत कर दी गई जो भारत की अपनी रणनीतिक स्थिति को प्रभावित करता था। तो इस प्रकार से ये संबंध कटु होते चले गए। केपी शर्मा ओली जो है वो पूरी तरह से नेपाल को चीन के खेमे में लेके चले गए थे, नेपाल की गोद में लेके चले गए थे। तो केपी शर्मा ओली के विरुद्ध वहाँ जो आक्रोश था वो इन सारी बातों को लेके था। और केपी शर्मा ओली का इस प्रकार से सत्ता से बाहर जाना, चुन चुन के ऐसे लोग जो वहाँ के सांस्कृतिक धरोहर से छेड़छाड़ कर रहे थे, वहाँ मनमानापन चला रहे थे, करप्शन में आकंठ लिप्त थे, उन लोगों के विरुद्ध वहाँ के लोगों ने जो कार्रवाई की है, यह सब इस बात का प्रमाण है कि वहाँ का जो जनमानस है वह इस बात के लिए तैयार नहीं है कि उसकी जो सांस्कृतिक धरोहर है या भारत के साथ उसके जो रिश्ते हैं या एक तरफा चीन के साथ जाके बैठ जाना, और जो करप्शन की आग है वो पूरी तरह से वहाँ के समाज को जकड़ लिया था, समाज को परेशान कर रहा था, संस्थाओं में करप्शन व्याप्त था। तो इन सब बातों को लेके ये आंदोलन हुआ है और ये सत्ता तख्ता पलट हुआ है, देखना होगा। हाँ, ये कहा जा रहा है कि वहाँ जो काठमांडू के मेयर हैं बालेन शाह, जिन्होंने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया था, यह संभावना है कि आगे आने वाला जो समय है उसमें बालेन शाह शायद वहाँ का नेतृत्व संभालें, उनको दिया जाए। वहाँ की आर्मी ने वहाँ की स्थिति को संभाल लिया है, अपने कब्जे में ले लिया है सब कुछ, और वहाँ की आर्मी ने अपील किया है कि जो जेनजी के लोग हैं वो आगे आए, वार्ता करें और एक समाधान निकाला जाए, देश में स्थिरता, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए और देश को आगे बढ़ाया जाए। तो देखना होगा कि क्या स्थिति बनती है। इस पर निश्चित रूप से बड़ी ही निकट दृष्टि भारत की भी है और पूरी दुनिया की बनी है। थैंक यू वेरी मच।